मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा, एमए फाइनल हिस्ट्री सेकंड बी पेपर इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिवल इंडिया का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम आज पूर्व के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए सुल्तान अलाउद्दीन के जो राजस्व सुधार थे वो हम देख रहे हैं। यहाँ हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। इससे पूर्व भी दिल्ली सल्तनत के जो राजस्व सुधार थे उसमें हमने थोड़ा सा टॉपिक टच किया था, किंतु यहाँ मैं आपको पूरा डिटेल में बता रही हूँ कि अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में किन राजस्व सुधारों को लागू किया था। सुल्तान अलाउद्दीन के पूर्ववर्ती तुर्की सुल्तानों ने हिंदू काल से चली आ रही पुरातन राजस्व व्यवस्था को ही अपने यहाँ जारी रखा और राजस्व व्यवस्था का नए सिरे से गठन करने का कोई प्रयास नहीं किया था। अलाउद्दीन पहला मुस्लिम शासक था जिसने राजस्व व्यवस्था का वैज्ञानिक प्रणाली पर पुनर्गठन करने का प्रयत्न किया और प्रचलित राजस्व व्यवस्था में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। किंतु अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था में जो भी सुधार लागू किए उनके पीछे उसका मुख्य उद्देश्य राज्य की आय में अधिक से अधिक वृद्धि ही करना था। किसानों के हितों का इसमें कोई ध्यान नहीं रखा गया था, बल्कि किसानों पर तो आर्थिक भार बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था और यही अलाउद्दीन के द्वारा लागू की गई राजस्व व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष हमको मालूम होता है। राजस्व व्यवस्था में अलाउद्दीन का सबसे पहला सुधार उन सभी भूमि अनुदानों को रद्द कर देना था जो कि उसके पूर्ववर्ती सुल्तानों के समय में अमीरों को, विद्वानों को, धार्मिक व्यक्तियों को मिलक, इनाम और वक़्फ़ धार्मिक अनुदान के रूप में दिए गए थे। सुल्तान के आदेश से इस प्रकार के सभी भूमि अनुदान वापस ले लिए गए और उनको खालसा भूमि यानी कि सरकारी भूमि में मिला लिया गया। इस प्रकार बहुत बड़ी मात्रा में भूमि राज्य को प्राप्त हो गई और उससे राज्य की आय में काफ़ी वृद्धि हो गई थी। किंतु फिर भी हमको यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि अलाउद्दीन द्वारा संभवतः इसी भूमि अनुदान रद्द नहीं किए गए थे, क्योंकि समकालीन इतिहासकारों से हमें यह भी जानकारी मिलती कि भूमि अनुदान देने की पद्धति अलाउद्दीन के समय पूरी तरह से त्याग दी गई थी। यानी कि भूमि वापस ही नहीं ली गई थी, बल्कि जो भूमि अनुदान में दी जाती थी उसको सुल्तान ने पूरी तौर पर ख़त्म कर दिया था। उदाहरण के लिए बर्नी हमें बताते हैं कि मलिक कबूल को अनाज मंडी का शहना नियुक्त किए जाने पर उसको एक भूमि अनुदान यानी कि जागीर दिया गया था, किंतु फिर भी अगर सारे अनुदान रद्द नहीं कर दिए गए तो कम से कम अधिकांश अनुदान रद्द कर दिए गए थे। मतलब कुछ महत्वपूर्ण बड़े पदों पर ही सिर्फ जो भूमि थी वो अनुदान के रूप में दी गई थी, बाकी सभी पदों पर जो थी या छोटे पदों पर थी जो भूमि का अनुदान समाप्त कर दिया गया था। राजस्व व्यवस्था में अलाउद्दीन का दूसरा खूत यानी कि जमींदार, मुकद्दम यानी कि ग्राम का मुखिया और चौधरी यानी कि मुकद्दम का एक पर्यायवाची समझ सकते हैं के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। खूत और मुकद्दम हिंदू राजस्व अधिकारी थे जो अपने ग्राम से भू राजस्व एकत्रित करके सरकारी खजाने में जमा किया करते थे। इस कार्य के बदले में उनको सरकार की ओर से कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे, यानी कि सुल्तान की ओर से, जैसे अपनी व्यक्तिगत जमीन पर उन्हें सरकार को कोई भूमिकर नहीं देना पड़ता था। दूसरा, वसूल किए गए भूमिकर का कुछ भाग उनको मेहनताने के रूप में दे दिया जाता था। तीसरा, भूमिकर के अतिरिक्त भी और धन वे किसानों से वसूल कर सकते थे और उसको सरकार में जमा न करवा करके स्वयं ही अपने पास रख लेते थे। इस प्रकार ये लोग बड़े संपन्न हो गए थे और बड़े ठाट बाट से अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। साथ ही जैसा बर्नी लिखते हैं कि वे अत्यंत अहंकारी भी हो गए थे और यहाँ तक कि राजस्व अधिकारियों की भी कोई परवाह नहीं किया करते थे जब अधिकारी उनके यहाँ राजस्व वसूल करने आते थे। अलाउद्दीन जिसने अमीर वर्ग को भी संपन्न नहीं रहने दिया था, तो वह इस वर्ग की संपन्नता और अहंकार को कैसे सहन कर सकता था। अतः उसने इन लोगों की संपत्ति छीन ली तथा उनके सभी विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। अब भविष्य में उनको भी साधारण किसानों की तरह भूमि पर भूमि कर देना अनिवार्य कर दिया गया था।
राजस्व व्यवस्था में अलाउद्दीन का तीसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार यह था कि पैमाइश के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करना। अलाउद्दीन ने भू राजस्व के निर्धारण के लिए कृषि योग्य भूमि की नाप करवाई और नाप के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया गया। यह कार्य उसके कुशल राजस्व मंत्री शरफ कायानी के द्वारा कई वर्षों की मेहनत के बाद पूरा किया गया था। भू राजस्व व्यवस्था को वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करने में अलाउद्दीन का ये महत्वपूर्ण प्रयास था। जब तक भू राजस्व की दर का सवाल है तो हम ये मान सकते हैं कि अलाउद्दीन ने प्रति बिस्वा यानी कि 1 बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता था, 20 बिस्वा के बराबर होता था। कुल उपज का 50% भूमि कर निर्धारित किया। अलाउद्दीन के पहले के सुल्तानों के समय भूमि कर की दर कुल उपज का 1/3 भाग थी, किंतु अलाउद्दीन ने उसको बढ़ाकर उपज का 50% अथवा आधा कर दिया था। इस प्रकार उसने किसानों पर कर का काफ़ी भार बढ़ा दिया था। यह अलाउद्दीन की राजस्व व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष हमको लगता है। अब सभी किसानों को इसी दर से भूमि कर देना पड़ता था और इसमें छोटे और बड़े किसानों के बीच कोई भेदभाव नहीं था, सभी किसान समान रूप से थे। अब इसमें हम देख लेते हैं कि भू राजस्व के अंतर्गत कराही एवं चराही कर थे। वो क्या थे? जो सुल्तान के द्वारा वसूल किए गए थे किसानों से। सुल्तान ने भू राजस्व कर के अलावा कृषकों से कराही व चराही कर भी वसूल किया थे। चराही मवेशियों के चारागाहों में चरने पर लिया जाने वाला कर था, परंतु कराही का अर्थ स्पष्ट नहीं है। प्रोफेसर होदीवाला का यह विचार है कि कराही के स्थान पर घर ही होना चाहिए था, जो संभवतः प्रति घर से लिया जाने वाला एक कर था। ये कर सभी को देने पड़ते थे और खूत व मुकादम भी इनसे मुक्त नहीं थे। इनके अतिरिक्त हिंदुओं से जजिया कर लिया जाता था और मुसलमानों से जकात नामक धार्मिक कर लिया जाता था। यह कर संपत्ति का 1/40वां भाग होता था और इस कर से प्राप्त राशि धार्मिक कार्यों पर खर्च की जाती थी। अलाउद्दीन ने दीवान-ए मुस्तराज नामक एक नया विभाग स्थापित किया था। नाम एक बार वापस से सुन लीजिए, दीवान-ए मुस्तखराज, दीवान-ए मुस्तखराज। और इस विभाग को राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारियों यानी कि आमिलों के नाम बकाया राशि की जांच करने और वसूलने का काम सौंपा गया था। यानी कि एकत्रित करने वाले जो कर्मचारी थे वे आमिलों के नाम से काम किया करते थे। यदि आमिल और कारकुन बकाया रकम पूरी वसूल करने में असफल रहते थे तो उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। पटवारियों और राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भी उसने कठोर दंड की व्यवस्था की थी अलाउद्दीन ने। यह सोचकर कर्मचारी कम वेतन के कारण रिश्वत लेने और अन्य भ्रष्ट तरीकों को अपनाने को अग्रसर होते थे। उसने उनके वेतन को बढ़ा दिया था जिससे वे आराम और सम्मान पूर्वक रह सकें और सुल्तान के दिए हुए कार्य को पूर्ण कर सकें। किंतु जब इसके बाद भी कर्मचारियों में जो था भ्रष्टाचार बना रहा तो सुल्तान ने भ्रष्ट कर्मचारियों को कठोरता पूर्वक दंडित किया। इतिहासकार बर्नी लिखते हैं एक जगह, हजारों लिपिक और राजस्व एकत्रित करने वाले कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के अपराध में जेल में डाल दिया गया, जहां उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी ताकि आगे से कोई अन्य कर्मचारी इस तरह का कार्य न कर पाए। अलाउद्दीन ने उपयुक्त जो राजस्व लागू किए वे पूर्णतः दोषरहित नहीं थे और उनमें कृषकों पर आर्थिक भार काफ़ी बढ़ा दिया था, जिससे कृषक पूरी तरह से दरिद्र हो गए थे, गरीब हो गए थे। यही कारण है कि समकालीन और परवर्ती सभी इतिहासकारों ने किसानों पर लाद दिए गए अत्यधिक कर भार के लिए अलाउद्दीन की कड़ी आलोचना की थी और कई उसमें दोष भी निकाले गए थे। इसी के साथ हमारी अलाउद्दीन की ये जो राजस्व व्यवस्था का अध्ययन है यहाँ समाप्त होता है।